नेहा ने अमित की तरफ देखा और कहा, मुझे तलाक चाहिए। मुझे एक अलग जिंदगी चाहिए, एक बेहतर जिंदगी। अमित को उस पर लगा कि यह शब्द सुनना ही सबसे ज्यादा दर्दनाक है, लेकिन वो गलत था। सबसे कठिन हिस्सा तो ये देखना था जब नेहा ने तुरंत ही उनके बच्चों को ऐसे ट्रीट करना शुरू कर दिया जैसे वो बच्चे उनकी साझा की हुई जिंदगी का हिस्सा नहीं, बल्कि सिर्फ अमित की जिम्मेदारी हो। जी हाँ, ये कहानी अमित की है। आइए जानते हैं कि कैसे अमित की पत्नी नेहा 2 साल के लिए गायब हो गई, उस मायाजाल के लिए जिसे वो अमीर जिंदगी कहती थी, और फिर वापस आई ये उम्मीद करते हुए कि अमित सब कुछ भुला दे, यहां तक कि उस औरत को भी जो असल में मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ी रही थी। लेकिन तब तक अमित कुछ ऐसा सीख चुका था जो नेहा कभी नहीं सीख पाई, कि प्यार नाइट क्लब और इंस्टाग्राम स्टोरीज के बारे में नहीं होता। प्यार उस वक्त साथ खड़े रहने के बारे में होता है जब आपका बच्चा सुबह 3 बजे तेज बुखार में तप रहा हो। दरअसल ये कहानी बहुत पहले शुरू हुई थी। चलिए उस वक्त में चलते हैं जब उन दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल था, या यूं कहें कि सिर्फ अमित के लिए सब कुछ नॉर्मल था। अमित और नेहा अमीर नहीं थे, लेकिन वो एक मजबूत कपल थे। अमित मुंबई की एक लॉजिस्टिक कंपनी में ऑपरेशंस मैनेजर था। पक्की सैलरी थी और भी कुछ फायदे थे। उस नौकरी में कोई बड़ी शान नहीं थी, लेकिन नौकरी भरोसेमंद थी। नेहा एक डेंटल क्लिनिक में पार्ट टाइम काम करती थी। शेड्यूल संभालना, मरीजों का कोऑर्डिनेशन करना। उनका किराए का फ्लैट एक शांत सोसाइटी में 2 बेडरूम का था। ऐसी जगह जहां बच्चे पार्किंग में साइकिल चलाते थे और पड़ोसी एक दूसरे को नाम से जानते थे। फ्लैट बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जैसा भी हो उनका था। दीवारों पर आरव की क्रिकेट ट्रॉफियां थी और फ्रिज पर परी की ड्राइंग्स, जैसे किसी बच्चे ने उसे वॉलपेपर बना दिया हो। वीकेंड की सुबह अमित पराठे बनाता था और बच्चे इस बात पर लड़ते थे कि कौन सा कार्टून देखेंगे। नेहा लड़खड़ाती हुई आती आधी नींद में और उनकी प्लेटों से कुछ निवाले चुरा लेती, पर तब ये पल पूरे नहीं लगते थे जब तक ये चले नहीं गए। उनकी कुछ आदतें थी, रोमांचक नहीं, लेकिन सिर्फ उनकी थी। जैसे कि किचन टेबल पर होमवर्क, अमित आरव को गणित समझा रहा होता और नेहा परी के बाल अगले दिन के लिए संवार रही होती। मूवी नाइट्स, जहां वे सब कंबल ओढ़कर एक ही सोफे पर घुस जाते थे, और वो रविवार की सफाई पुराने गाने तेज आवाज में और वैक्यूम क्लीनर के साथ बेवकूफी भरा डांस। ये वो जिंदगी नहीं थी जो किसी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आती है, लेकिन वो असली थी। अमित को सच में लगता था कि वो सब खुश थे, लेकिन कहीं ना कहीं नेहा ने उनकी जिंदगी को एक ऐसे पैमाने से तोलना शुरू कर दिया था जिसके बारे में अमित को पता ही नहीं था कि वो मौजूद है। बदलाव अचानक नहीं आया, वो इतने धीरे धीरे आया कि अमित उसे पहचान ही नहीं पाया। नेहा अपनी सहेलियों से मिलकर लौटती और अचानक उनका फ्लैट उसे छोटा लगने लगता, उनकी कार पुरानी लगने लगती, और वो लोनावाला की ट्रिप जहां वो हर साल छुट्टियां मनाने जाते थे उसे शर्मनाक लगने लगती, जबकि उसकी सहेलियां कहीं और जा रही होती थी। पिछले 1 साल में उसका दोस्तों का सर्कल बदल गया था। उनमें ज्यादातर औरतें वो थी जिन्हें वो जिम या डेंटल क्लिनिक से जानती थी, और वे सब ऐसे मर्दों को डेट कर रही थी या उनसे शादी कर चुकी थी जो फाइनेंस में काम करते थे या जिनके बिजनेस थे। ऐसे लोग जो किसी भी बुधवार को गोवा या दुबई से तस्वीरें पोस्ट कर सकते थे। नेहा अपने फोन में ज्यादा डूबी रहने लगी थी। उनकी स्टोरीज स्क्रॉल करती, डिजाइनर बैग्स और 5 स्टार खाने की तस्वीरों पर डबल टैप करती। ऐसे होटल्स जिनका एक डिनर
उनके पूरे हफ्ते के किराने के बजट से ज्यादा होता। अमित उसे चुपचाप उसकी स्क्रीन को घूरते हुए देखता। उसके चेहरे पर ऐसा भाव होता जैसे उसे अचानक एहसास हुआ हो कि जब बाकी लोग रंगीन जिंदगी जी रहे हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट में जी रही थी। उसने कभी नहीं कहा कि वो अमित से कम प्यार करती है, लेकिन उसने ऐसी बातें कहना शुरू कर दिया था जैसे दिव्या का बॉयफ्रेंड उसे वीकेंड पर उदयपुर ले गया, या तुमने रिया की नई कार देखी। शुरुआत में अमित हंस देता था, मजाक करता कि हमारे पास अपनी तरह की दौलत है, लेकिन मजाक धीरे धीरे बेअसर होने लगा था, क्योंकि अब वो हंसती नहीं थी। ब्रेकिंग पॉइंट एक शाम को आया। अमित लिविंग रूम के कोने में अपनी छोटी सी टेबल पर बैठा महीने का बजट बना रहा था, क्योंकि जिम्मेदार लोग यही करते हैं। जिस फ्लैट को खरीदने के लिए वो पैसे बचा रहे थे, बच्चों की स्कूल फीस, कार इंश्योरेंस और वो सारी आम चीजें जो एक परिवार को चलाने के लिए जरूरी होती हैं। नेहा सोफे पर बैठी थी, फोन स्क्रॉल कर रही थी। इंस्टाग्राम स्टोरीज की वही स्विश वाली आवाज हर कुछ सेकंड में आ रही थी। जब अमित ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा तो उसकी स्क्रीन की चमक उसके चेहरे पर पड़ रही थी। लग्जरी, आराम, परफेक्ट जिंदगी की फिल्टर लगी हुई तस्वीरें। और फिर वो अचानक फट पड़ी। वो चिल्लाई नहीं, लेकिन गुस्से में बोली, बस यही है हमारी जिंदगी, बिल्स और बजट, इसके अलावा कभी कुछ मजेदार नहीं होता। अमित हैरान रह गया, क्योंकि 2 हफ्ते पहले ही तो वो बच्चों को वाटर पार्क लेकर गए थे। सब बहुत खुश थे, लेकिन शायद वो अब मायने नहीं रखता था। वो बोलती रही अपने दोस्तों की असली जिंदगी के बारे में, कैसे उन्हें सरप्राइज ट्रिप्स मिलती हैं, कैसे गहने मिलते हैं, कैसे उनके पार्टनर सिर्फ निभाते नहीं, कुछ नया करते हैं। अमित के सीने में कुछ ठंडा सा बैठ गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अब नेहा उनकी शादी के बारे में बात नहीं कर रही थी। वो एक ऐसे सौदे की बात कर रही थी जिसमें उसे लग रहा था कि वो घाटे में है। अमित ने खुद को शांत रखा और पूछा, तुम चाहती क्या हो? ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें खुश करेगी? उसने अमित को खोई हुई आंखों से देखा और कहा, मुझे नहीं पता, शायद मुझे बस और ज्यादा चाहिए। लेकिन वो कभी ये नहीं बता पाई कि इस और ज्यादा का मतलब आखिर क्या है। बस इतना कि जो उनके पास था वो काफी नहीं था। दोनों के बीच अगले कुछ हफ्ते अजीब तरह से बीते। वो दोनों जोर से लड़ते नहीं थे, ना कोई चिल्लाहट थी और ना ही कोई चीजें फेंकी जा रही थी। वो बस एक ही घर में रहते हुए धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। नेहा शारीरिक रूप से वहीं थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था, और बच्चों ने यह महसूस कर लिया था, भले ही उन दोनों ने इसे छिपाने की कोशिश की थी। एक शाम आरव ने अमित से पूछा, पापा, मम्मी अब हर टाइम फोन पर क्यों रहती है? इस सवाल का अमित के पास कोई ढंग का जवाब नहीं था। फिर एक रात जब बच्चे सो चुके थे, नेहा अमित के पास आकर बैठी। उसने कोई ड्रामा नहीं किया और ना ही कोई आक्रोश, बस सीधे तरीके से अपनी बात कह दी। उसने कहा कि उसे तलाक चाहिए। वो जानना चाहती है कि जिंदगी और क्या दे सकती है। उसने कहा कि उसे लगता है कि उसने बहुत कम उम्र में शादी कर ली और बहुत से अनुभव मिस कर दिए। ये सब सुनने के बाद अमित उससे भीख मांग सकता था, वादा कर सकता था कि वो ज्यादा पैसे कमाएगा, ज्यादा मजेदार बनने की कोशिश करेगा, या जो कुछ भी उसे चाहिए था। लेकिन उसके अंदर कुछ मर गया था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वो किसी सपने से मुकाबला नहीं कर सकता। वो इंस्टाग्राम के फीड के सामने नहीं जीत सकता था। अगर नेहा उस जिंदगी का पीछा करना चाहती थी तो कोई पराठे वाला ब्रेकफास्ट या पक्का प्यार उसे रोक नहीं सकता था। इसलिए अमित ने कहा, ठीक है। उसने कहा कि अगर वो यही चाहती है तो वे दोनों इसे सही तरीके से करेंगे। कोई ड्रामा नहीं, कोई लड़ाई नहीं,
हम बच्चों की कस्टडी ठीक से बांटेंगे और बच्चों के लिए सब कुछ स्थिर रखेंगे। लेकिन अमित के शांत रहने से नेहा के अंदर कुछ टूट गया, क्योंकि उसे लड़ाई की उम्मीद थी। उसे उम्मीद थी कि अमित टूट जाएगा, कि वो साबित करेगा कि उसे नेहा की कितनी जरूरत है। लेकिन इसके बजाय अमित ये सोच रहा था कि इस सब का असर आरव और परी पर कैसे पड़ेगा। 1 महीने के भीतर नेहा घर छोड़कर चली गई। उसने शहर के पॉश एरिया में एक छोटा फ्लैट किराए पर ले लिया, जहां उसके नए दोस्त रहते थे। फिर उन दोनों ने बच्चों की कस्टडी का एक शेड्यूल बनाया और 50-50 से शुरू किया। लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो 70-30 जैसा हो गया, क्योंकि नेहा के प्लान्स बनते रहते थे। लड़कियों के साथ ट्रिप्स, डिनर, इवेंट्स, जिन्हें उसके पेरेंटिंग टाइम के हिसाब से रीशेड्यूल नहीं किया जा सकता था। बच्चे छोटे छोटे बैग लेकर उसके पास जाते और कंफ्यूज होकर वापस आ जाते। वो अपने पापा को बताते कि मम्मी का फ्लैट बहुत छोटा है, उनके खिलौनों के लिए वहाँ जगह नहीं है। नेहा उन्हें होमवर्क कराने के बजाय टीवी देखने देती है, क्योंकि उसे बाहर जाने के लिए तैयार होना होता है। अमित ने बच्चों के सामने कभी नेहा के बारे में एक भी बुरा शब्द नहीं कहा। यह एक ऐसी लाइन थी जिसे वो पार नहीं करना चाहता था। लेकिन उसने हर छूटी हुई बच्चों की पिकअप, हर शेड्यूल में बदलाव, हर बार जब उसे काम से जल्दी निकलना पड़ा क्योंकि नेहा भूल गई थी कि उसे बच्चों को लेना था, सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। 3 महीने बाद तलाक फाइनल हो गया, बड़ी तेजी से और साफ सुथरे तरीके से। लड़ने के लिए ज्यादा कुछ था ही नहीं। नेहा को ना एलिमनी चाहिए थी, ना सेविंग के पैसे। उसे आजादी चाहिए थी और अमित ने उसे वो दे दी और खुद अपने पास वो सब रखा जो सबसे ज्यादा जरूरी था, उनके बच्चे और वो स्थिरता जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। अमित को लगा था कि जब सब ऑफिशियल हो जाएगा, जब पेपर साइन हो जाएंगे और नेहा कानूनी तौर पर उस जिंदगी को पाने के लिए आजाद हो जाएगी जिसकी उसने कल्पना की थी, तो शायद दर्द कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। असल में हालात और मुश्किल हो गए, क्योंकि अब अमित को दूर से देखना पड़ रहा था कि नेहा एक ऐसे इंसान में बदल रही थी जिसे वो पहचानता नहीं था। महंगे रेस्टोरेंट से स्टोरीज, ऐसे मर्दों के साथ जिनके चेहरे कभी पूरी तरह दिखते नहीं थे। महंगे कपड़े, ऐसी जगहें जिनके बारे में उसे पता था कि नेहा उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकती थी। कैप्शंस होते थे, अपनी बेस्ट लाइफ जी रही हूं, खुद को चुन रही हूं। और उसी दौरान उनके बच्चे अमित से पूछते थे, मम्मी अब आरव के क्रिकेट मैच में क्यों नहीं आती? अमित के लिए सबसे बुरा हिस्सा नेहा को खोना नहीं था, वो उससे आगे बढ़ चुका था। सबसे बुरा हिस्सा था नेहा को खुशी का दिखावा करते हुए देखना, ऑनलाइन अजनबियों से वैलिडेशन चुनते हुए, उन 2 छोटे इंसानों की जगह जो बस चाहते थे कि उनकी मां वहां हो। रात में अमित अपने फ्लैट में बिस्तर पर लेटा रहता। वो जगह अब उसे बहुत बड़ी लगती थी और बहुत खाली भी। उसे बच्चों के कमरों से उनकी सांसों की आवाज आती थी। अमित को याद आया कि नेहा ने कहा था कि प्यार से ट्रिप्स या ज्वेलरी नहीं मिलती, और वो सोचता था कि क्या वो कभी समझेगी कि प्यार असल में उन सभी बोरिंग चीजों में छुपा होता है जो सच में मायने रखती है। बच्चों का सुबह 3 बजे का बुखार, धैर्य से होमवर्क में उनकी मदद करना, उनके लिए हर दिन मौजूद रहना। भले ही वो सब ग्लैमरस ना हो, भले ही वो इंस्टाग्राम के लायक ना हो, लेकिन वो जा चुकी थी। पहले ही सनसेट के साथ शैंपेन के गिलास की तस्वीरें पोस्ट कर चुकी थी। पहले ही यकीन कर चुकी थी कि उसने छोड़ा नहीं, उसने आज़ादी पाई है। और अमित बस कोशिश कर सकता था कि जो मलबा वो छोड़ गई थी उससे कुछ स्थिर बना सके। पहली बार जब परी ने अमित से पूछा, मम्मी घर कब आएंगी, उसने जितना हो सका प्यार से सच बता दिया। उसने कहा कि मम्मी का अब अपना घर है और हम उनसे वीकेंड पर मिलेंगे। लेकिन 3 महीने बाद
जब उसने वही सवाल टूटी हुई आवाज में दोहराया तो उसे समझ आ गया कि वो सिर्फ मिलने के बारे में नहीं पूछ रही थी। वो पूछ रही थी कि क्या उनका परिवार कभी फिर से पूरा होगा। अमित को बाथरूम में जाकर चुपचाप रोना पड़ा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बच्चे उसे टूटते हुए सुने। नेहा के जाने के बाद पहले 6 महीने अमित की जिंदगी के सबसे मुश्किल महीने थे। इसलिए नहीं कि अमित को उसकी याद आती थी, वो उस दौर से गुजर चुका था, बल्कि इसलिए कि उसे आरव और परी के लिए सब कुछ बनना था और साथ ही ये दिखावा भी करना था कि उसे सब कुछ पता है। कुछ दिन वो बच्चों को स्कूल छोड़ता, घर लौटता और बस खामोशी में बैठकर सोचता कि वो अगले 10 साल ये सब अकेले कैसे कर पाएगा। अमित ने पहले ही महीने के बाद नेहा का सोशल मीडिया देखना बंद कर दिया। उसे ऐसा लगता था जैसे कोई अजनबी उसकी एक्स वाइफ का किरदार निभा रही हो। महंगे डांस क्लब, लग्जरी होटल्स और कैप्शन होता, मैं ज्यादा डिजर्व करती हूँ। अमित और नेहा के कॉमन दोस्त कभी कभी बताते थे कि उन्होंने नेहा को अलग अलग मर्दों के साथ देखा है। अक्सर कोई फाइनेंस में काम करने वाला होता था या रियल एस्टेट वाला। ऐसे लोग जिन्होंने शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी बच्चे का डायपर नहीं बदला होगा या आधी रात को होमवर्क में मदद नहीं की होगी। उधर बच्चों की कस्टडी और भी अनिश्चित होती जा रही थी। कभी नेहा उन्हें वीकेंड के लिए ले जाती और रविवार रात को लौटा देती, पेट दर्द की समस्या की वजह से, क्योंकि वो उन्हें बच्चे बने रहने देने के बजाय किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाने के लिए ले जाती थी। कभी आखिरी मिनट में काम या तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कैंसिल कर देती और अमित को 2 परेशान बच्चों को समझाना पड़ता जो समझ नहीं पाते थे कि मम्मी की नई जिंदगी में उनके लिए ज्यादा जगह क्यों नहीं है। आरव ने स्कूल में अजीब सा बर्ताव शुरू कर दिया था। एक दिन टीचर ने अमित को मीटिंग के लिए बुलाया। आरव एक बच्चे से लड़ पड़ा था। जब अमित ने उससे पूछा तो उसने बस इतना कहा, उसके दोनों मम्मी पापा साथ रहते हैं। और उस एक वाक्य ने अमित के अंदर कुछ तोड़ दिया। परी हर बार अब मम्मी का जिक्र आने पर अपने मुलायम टेडी बेयर को कसकर पकड़ लेती। उसकी एक छोटी सी आदत थी। अमित समझ गया कि वो परेशान है। वो मुस्कुराकर दिखाता रहता और मन ही मन सोचता कि इन सब का असर 10 साल बाद बच्चों की थेरेपी सेशंस में दिखेगा। उसकी जिंदगी काम और पेरेंटिंग के एक कभी न खत्म होने वाले चक्र में बदल गई। सुबह 6 बजे उठना, नाश्ता बनाना, टिफिन पैक करना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, पूरा दिन काम करना, साथ में स्कूल टीचर्स के मैसेज का जवाब देना, शाम को उन्हें लाना, होमवर्क कराना, डिनर, नहाना, सोने का रूटीन, रात 9 बजे सोफे पर ढह जाना और अगले दिन फिर वही सब। उसने बाहर जाने के दोस्तों के इनविटेशन लेना बंद कर दिया था। उसमें कोई एनर्जी बची नहीं थी। उसके पास कोई बेबीसिटर नहीं था। डेटिंग का ख्याल भी उसे थका देने वाला लगता था। किसी नए इंसान को अपनी पूरी सिचुएशन समझाना, बस सोचकर ही वो थक जाता था। उसके भाई ने एक बार फोन पर कहा, तू रोबोट जैसा बन गया है। उसने कहा कि अमित को अपना भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अमित उसे कैसे समझाता कि उसके पास खुद के लिए कोई टाइम नहीं था। उसकी सारी एनर्जी बस इस बात में जा रही थी कि आरव और परी को प्यार और सुरक्षा महसूस हो। भले ही उनकी माँ ने इंस्टाग्राम लाइक्स और महंगे डिनर्स के लिए उन्हें पीछे छोड़ दिया हो। लगभग 1 साल बाद अमित को कॉमन दोस्तों से पता चला कि नेहा की ग्लैमरस जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी वो दिखाती थी। अफवाह थी कि वो एक ऐसे आदमी को डेट कर रही थी जो शादीशुदा निकला। वो अपना फ्लैट बदल रही थी क्योंकि वो उन इलाकों का किराया नहीं दे पा रही थी जहां वो रहना चाहती थी। जिस लाइफस्टाइल के बारे में वो पोस्ट करती थी उसे चलाने के लिए वो कई पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। अमित के मन के एक कोने को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन ज्यादातर उसे नेहा के लिए दुख ही हुआ। दुख इस बात का कि नेहा ने उनके परिवार को एक ऐसी सपनों की दुनिया के लिए तोड़ दिया जो कभी सच होता ही नहीं, और दुख इस बात का
कि उसके फैसलों की कीमत उनके बच्चे चुका रहे थे। वो कभी कभी अपने तय वीकेंड पर आती, हमेशा सजी धजी और हमेशा परफेक्ट। बच्चों को किसी महंगी जगह ले जाती, ट्रैम्पोलिन पार्क, फैंसी मूवी थिएटर। लेकिन जब बच्चे वापस आते तो अपने पापा को बताते कि मम्मी ज़्यादातर समय अपने फ़ोन पर रहती थी, या फिर जब वे नॉर्मल बच्चों की तरह बर्ताव करते तो वो परेशान हो जाती थी। करीब 15 महीने बाद कुछ बदला। एक ठंडी शनिवार की सुबह अमित आरव का क्रिकेट मैच देखने आया था। उसके सांस से भाप निकल रही थी और हाथ में स्कूल के बगल में मिलने वाली बकवासी कॉफी थी। तभी उसने कुछ पंक्तियों नीचे एक औरत को देखा। उसने उसे पहले भी देखा था, लेकिन ध्यान नहीं दिया था। उसका नाम काव्या था। उसका बेटा भी आरव की टीम में था। गेम के बाद जब बच्चे एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे थे, वो दोनों पास में खड़े रहकर बातें करने लगे। शनिवार की सुबह स्पोर्ट की वजह से स्कूल में कितनी अफरा तफरी होती है, बस वही आम बातें। लेकिन जिस तरह वो हंस रही थी, सच्ची और बिना बनावट के, उससे अमित को एहसास हुआ कि उसने महीनों से किसी नॉर्मल बड़े इंसान से बात नहीं की थी। वो मैच और प्रैक्टिस पर बात करने लगे। कुछ भी रोमांटिक नहीं था, बस दो थके हुए पेरेंट्स की बातें थी। काव्या ने बताया कि उसका भी डिवोर्स हो चुका है। उसका पहला पति काम के लिए दूसरे शहर चला गया था और कभी कभार ही अपने बेटे से मिलने आता था। उन दोनों के बीच बिना और कुछ कहे समझ बन गई। थकान की, जिम्मेदारी की, फिर भी हार न मानने की। काव्या धीरे धीरे अमित की जिंदगी में आने लगी, इतने धीरे कि उसे पता ही नहीं चला। कभी साथ में काम पर जाने का ऑफर, कभी प्रैक्टिस के बाद थोड़ी देर रुकना, कभी रविवार दोपहर एक ही पार्क में मिल जाना। बच्चे खेलते रहते और वो बातें करते। काव्या ने कभी अमित की सिचुएशन को खोद खोद कर नहीं पूछा, लेकिन जब अमित को बोलना होता तो वो सुनती थी। और सबसे जरूरी बात अमित के लिए ये थी कि उसके साथ रहना अमित के लिए आसान था। कोई ड्रामा नहीं, कोई डिमांड नहीं, बस उसकी मौजूदगी। एक शाम जब काव्या और अमित के दोस्ती को करीब 6 महीने हो चुके थे, परी को तेज बुखार था। ऐसा बुखार जो 103 तक पहुंच जाता है और आपको डरा देता है। अमित एक साथ कई चीजें संभाल रहा था। उसका टेम्परेचर कम करने की कोशिश, आरव को खाना खिलाना, होमवर्क देखना। उसी दौरान उसे काव्या का मैसेज आया। उसने पूछा कि पेरी कैसी है। आरव ने शायद प्रैक्टिस में उसे कुछ बताया था। अमित ने कह दिया कि वो बहुत परेशान है। और 20 मिनट बाद काव्या दरवाजे पर खड़ी थी। उसने परी के लिए सूप बनाया, बच्चों की दवा ठीक से देखी। उसने इस बात को कोई बड़ी बात नहीं बनाया, वो बस वहां मौजूद थी और उसने मदद की। जब सब ठीक हो गया तो चुपचाप चली गई। उस रात जब बच्चे सो गए, अमित किचन में बैठा रहा और उसे एहसास हुआ कि उसकी शादी के आखिरी सालों में भी उसे इतना सपोर्टेड महसूस नहीं हुआ था। वहीं से उन दोनों के बीच चीजें अपने आप आगे बढ़ी। काव्या वीकेंड पर अमित के घर आने लगी। आरव के साइंस प्रोजेक्ट में मदद, परी के साथ बोर्ड गेम्स, पिज्जा पार्टी में शामिल होना और किसी तरह उनके छोटे से फ्लैट को भरा हुआ बना देना। बच्चे उसके आसपास अलग तरह से खुश रहते थे, ऐसे खुश कि अमित का दिल भर आता था, क्योंकि बच्चे एक सकारात्मक मातृत्व के लिए तरस रहे थे। वो ध्यान जो उन्हें अपनी माँ से नहीं मिल रहा था। अमित को डर लग रहा था कि अगर उसने सब खराब कर दिया तो, अगर बच्चे काव्या को अटैच हो गए और फिर वो चली गई तो, और क्या वो अपने अकेलेपन को भरने के लिए उसका सहारा ले रहा था। लेकिन काव्या उसकी हिचकिचाहट के साथ धैर्य रखती थी। वो अमित से उतना ही चाहती थी जितना वो दे सकता था। और धीरे धीरे अमित को भरोसा होने लगा कि शायद जो कुछ भी है सच्चा है। उन दोनों ने किसी चीज में जल्दबाजी नहीं की। 8 महीने तक वो एक दूसरे को जानते रहे, लेकिन शारीरिक रूप से उन्होंने जानबूझकर एक दूसरे से दूरी बनाए रखी। आखिरकार जब उन्होंने उनके रिश्ते की बात की तो वो बात किसी बोझ जैसी नहीं लगी। वो फैसला चुनने जैसा लगा। स्थिरता को चुनना, दयालुपन को चुनना।
ऐसे इंसान को चुनना जो इंस्टाग्राम स्टोरीज के लिए नहीं बल्कि आम बोरिंग मंगलवार की रातों के लिए साथ दे। बच्चों ने काव्या के साथ अमित के उम्मीद से जल्दी एडजस्ट कर लिया। काव्या ने कभी नेहा की जगह लेने की कोशिश नहीं की। वो बस जैसी थी वैसी ही रही और उसी सच्चाई ने सब कुछ बदल दिया। कभी कभी अमित को अपराध बोध होता था। वो सोचता था क्या उसे आगे बढ़ने का हक है जब नेहा कहीं बाहर अपनी जिंदगी जी रही होगी। लेकिन फिर वो काव्या को परी के साथ जमीन पर बैठकर पजल बनाते देखता या आरव की दिन भर की बातें पूरे ध्यान से सुनते देखता और उसे समझ आ जाता ये किसी को रिप्लेस करने के बारे में नहीं है, ये उन टुकड़ों से कुछ नया बनाने के बारे में है जो उनके पास बचे थे। उसे जिंदगी फिर से संभालने लायक लगने लगी थी। परफेक्ट नहीं लेकिन स्टेबल थी। उनके पास ऐसे रूटीन थे जो काम करते थे। एक छोटा सा चुना हुआ परिवार जो एक दूसरे के लिए मौजूद रहता था। और 2 साल में पहली बार अमित बिना भारीपन के सांस ले पा रहा था। फिर एक दोपहर वो ऑफिस में स्प्रेडशीट देख रहा था। उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैसेज खोलने से पहले ही उसे पता चल गया था कि वो कौन है। टेक्स्ट में लिखा था, हमें बात करनी है, मैं वापस आना चाहती हूँ। अमित का पेट ऐंठ गया। इसलिए नहीं कि उसे उसकी याद आ रही थी बल्कि इसलिए कि उसे पता था कि ये बातचीत उसने जो स्थिरता बनाई थी उसे हिला देगी। अमित ने काव्या और बच्चों के बारे में सोचा और उस जिंदगी के बारे में सोचा जो उन्होंने मिलकर बनाई थी। और उसने ठान लिया था कि वो नेहा को वापस आकर इसे बर्बाद नहीं करने देगा। सिर्फ इसलिए कि उसे अब एहसास हुआ था कि दूसरी तरफ की घास ज्यादा हरी नहीं थी। वो बस अलग घास थी अपनी समस्याओं के साथ। और अब वो उस लॉन में लौटना चाहती थी जिसे उसने खुद आग लगा दी थी। अमित ने नेहा से घर से दूर एक कैफे में मिलने के लिए हाँ कर दी। एक न्यूट्रल जगह। अमित 15 मिनट पहले ही पहुंचा, अपने खून को शांत करने के लिए और खुद को याद दिलाने के लिए कि वो ये क्यों कर रहा है। समझौते के लिए नहीं, सीमाएं सेट करने के लिए। नेहा बदल गई थी। वो अब भी ठीक दिख रही थी लेकिन उसकी आंखों के आसपास एक ऐसी थकावट थी जिसे महंगा मेकअप भी पूरी तरह छुपा नहीं पा रहा था। उसने अमित को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, ऐसे जैसे वो पुराने दोस्त हों जो बहुत समय बाद मिल रहे हों, न कि 2 लोग जिनकी शादी टूट चुकी थी। अमित की कॉफी खत्म होने से पहले ही नेहा बोलने लगी। अमित को साफ दिखाई दे रहा था कि नेहा वो बातचीत कई बार रिहर्स करने के बाद बोल रही थी। उसने बताया कि पिछले 2 सालों में वो कितनी बदल गई है, कि उसने समझ लिया है कि पैसा और एक्साइटमेंट सब कुछ नहीं होते, कि परिवार ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अमित ने उसे पूरी बात कहने दी। वो जानना चाहता था कि वो इंस्टाग्राम लाइक्स और देर रात की पार्टियों के लिए उनके बच्चों को छोड़ने को कैसे सही ठहराएगी। जब वो आखिरकार रुकी और सांस लेने लगी तो उसने कहा, मैं चाहती हूं कि हम फिर से कोशिश करें, मैं वापस आना चाहती हूं। अमित ने उसे देखा और उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, न गुस्सा, न चाहत, न बदला लेने की खुशी, बस एक शांत यकीन कि अब वो उसकी समस्या नहीं थी। उसने शांत आवाज में जवाब दिया। अमित ने बताया कि वो मौका उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन उसने अपने परिवार के बजाय अपनी नई जिंदगी चुनी थी। उसने कहा कि वो अब भी आरव और परी की मां है और वो कभी उस रिश्ते के बीच में नहीं आएगा, लेकिन उनका रिश्ता खत्म हो चुका है पूरी तरह, हमेशा के लिए। नेहा ने ऐसे पलकें झपकाई जैसे उसे थप्पड़ लगा हो, जैसे उसे कभी लगा ही नहीं था कि अमित आगे बढ़ सकता है। फिर उसका चेहरा बदल गया, हैरानी से, इल्जाम में। उसने अमित से पूछा, कोई और है क्या? अमित ने सच कह दिया, हाँ। उसने बताया कि वो किसी को डेट कर रहा है, एक ऐसी व्यक्ति को जो बच्चों की बुखार, होमवर्क की टेंशन
और उन सभी आम पलों में उसके साथ था जिन्हें नेहा ने अपने समय के लायक नहीं समझा था। नेहा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, एक ऐसा गुस्सा जिसका उसे कोई हक नहीं था। उसने कहा, तो तुमने मुझे रिप्लेस कर दिया? अमित को हंसी रोकनी पड़ी। उसने खुद को शांत रखा और कहा, काव्या ने किसी को रिप्लेस नहीं किया, उसने बस उस खाली जगह को भरा है जो तुम छोड़ कर गई थी। वो तब सामने आई जब सामने आना जरूरी था। ये रिप्लेसमेंट नहीं था, ये सच्चाई थी। बात वही खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन नेहा चुप नहीं हुई। उसने बच्चों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कहा कि उन्हें अपना असली परिवार फिर से एक साथ चाहिए, कि उनके लिए यह कितना कंफ्यूजिंग होगा कि कोई अजनबी औरत उनके साथ घर घर खेल रही है। और तभी अमित को महसूस हुआ कि उसका सब्र थोड़ा सा टूट रहा है, क्योंकि वो आरव और परी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही थी। उन्हीं बच्चों को जिनसे वो पिछले 2 सालों में मुश्किल से ही लगातार मिली थी। अमित ने उसे साफ कहा, बच्चे ठीक हैं, बल्कि ठीक से भी ज्यादा ठीक हैं। उनके पास स्टेबिलिटी है, रूटीन है, और ऐसे लोग हैं जो हर दिन उनके लिए मौजूद रहते हैं। उसने कहा, अगर वो बच्चों की जिंदगी में शामिल होना चाहती है तो उसका सपोर्ट करेगा, लेकिन ये ऐसे शेड्यूल पर होगा जो सबके लिए काम करे, न कि सिर्फ उसकी सुविधा के लिए। नेहा को यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया। उसने कहा कि एक मां के तौर पर उसके भी हक हैं, कि वो वकील कर सकती है, ज्यादा कस्टडी के लिए लड़ सकती है। अमित ने बिना आवाज ऊंची किए अपना फोन निकाला। उसे वो सब दिखाया जो उसने संभाल कर रखा था। हर छुट्टी हुई बच्चों की मीटिंग, हर कैंसिल किया गया रविवार, हर बार जब अमित को अपनी पूरी जिंदगी रीअरेंज करनी पड़ी क्योंकि वो नहीं आई थी। अमित ने देखा कि नेहा का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया था कि अमित सिर्फ बोल नहीं रहा था, वो तैयार था। अगले कुछ महीनों में नेहा ने वही किया जिसका अमित को डर था। उसने तोहफों और वादों से बच्चों का प्यार वापस पाने की कोशिश शुरू कर दी। आरव से कहा कि वो उसे नया गेमिंग सिस्टम दिला देगी। परी से कहा कि वे अगली गर्मियों में एसएल वर्ल्ड जाएंगे। ऐसी चीजें जिनके बारे में अमित को पता था कि वो अफोर्ड नहीं कर सकती। बच्चे उसके वीकेंड से खिलौनों और जंक फूड से भरे और पूरी तरह रूटीन से बाहर होकर लौटते थे। देर रात तक जागते थे, उनका होमवर्क छूट जाता था और हर हफ्ते अमित को उन्हें फिर से पटरी पर लाने में दिन लग जाते। आरव की टीचर ने अमित को मैसेज किया, कहा कि वो असाइनमेंट प्रोजेक्ट जमा नहीं कर रहा है। जब अमित ने उससे पूछा तो उसने सिर झुकाकर कहा, मम्मी ने कहा था कि होमवर्क इंतजार कर सकता है क्योंकि हम स्पेशल टाइम बिता रहे थे। अमित ने दांत भींच लिए, क्योंकि उस पल वो नेहा की पेरेंटिंग के बारे में जो सच में सोचता था अगर कह देता तो हालात और बिगड़ जाते। ब्रेकिंग पॉइंट नेहा के वापसी के लगभग 4 महीने बाद आया। वो एक बिल्कुल आम दोपहर थी। काव्या अमित के घर में थी। वो परी को उसके स्पेलिंग वर्ड्स का अभ्यास कराने में मदद कर रही थी। अमित किचन में रात का खाना बना रहा था। आरव लिविंग रूम में अपने ब्लॉक से कुछ बना रहा था। सब कुछ शांत था। फिर दरवाजे पर तेज दस्तक हुई, बिना किसी सूचना के। वो नेहा थी। वो उसका दिन नहीं था, लेकिन वो बच्चों को शहर में किसी इवेंट में ले जाना चाहती थी। अमित ने दरवाजा खोला और उसे अंदर आने दिया। उसकी नजर सीधे किचन टेबल पर गई, जहां काव्या परी के साथ बैठी थी। नेहा वहीं जम गई। अमित उसकी आंखों में गुस्सा देख सकता था। फिर परी ने मासूमियत से काव्या की तरफ देखा और कहा, थैंक्स मम्मी। वो एक शब्द पर अटक गई थी और काव्या ने उसकी मदद की थी। कमरे का तापमान जैसे अचानक 100 डिग्री ऊपर चला गया। नेहा फट पड़ी, चिल्लाने लगी, कहने लगी कि अमित ने कैसे किसी औरत को बच्चों को भ्रमित करने दिया, कि उसने कैसे उनकी असली मां का अपमान होने दिया। काव्या कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप वहां से बहाना बनाकर चली गई। अमित ने बच्चों को उनके कमरे में भेज दिया ताकि वे आगे की बातें न सुन सके। जब वे चले गए तो अमित नेहा की तरफ मुड़ा
और पहली बार उसने वो कहा जो बहुत पहले ही कह दिया जाना चाहिए था। उसने कहा, तुम ये उम्मीद नहीं कर सकती कि कभी कभी आकर बच्चे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे तुम कभी गई ही नहीं थी। उसने कहा, काव्या ने बच्चों का प्यार तोहफों से नहीं जीता। उसने वो प्यार कमाया उन बोरिंग मुश्किल पलों में उनके साथ रहकर। होमवर्क, सोने का समय, हफ्ते के आम डिनर, जिन्हें तुमने अपने समय के लायक नहीं समझा था। अमित ने कहा, तुम 2 साल की गैर मौजूदगी को खिलौनों और वादों से मिटा नहीं सकती। बच्चों को तुम्हारी जरूरत सिर्फ मजेदार वीकेंड्स में नहीं है, उन्हें तुम्हारी जरूरत हर दिन है। नेहा अमित को ऐसे देख रही थी जैसे उसने उसे चाकू मार दिया हो, जैसे वो ईमानदार नहीं क्रूर हो गया हो। उस बहस के बाद नेहा ने कुछ ऐसा किया जिसने अमित को सच में हिला दिया। हालांकि शायद उसे हैरान नहीं होना चाहिए था। नेहा ने बच्चों से कहा कि जब वे उसके साथ हो तो वे काव्या का जिक्र ना करें। कहा कि पापा की दोस्त के बारे में सुनकर उसे बुरा लगता है। और अचानक आरव और परी बहुत सोच समझकर बात करने लगे। वे अपनी माँ को नाराज नहीं करना चाहते थे। उन्होंने उनके हफ्ते के रूटीन, पिज्जा नाइट्स, पार्क के दिन और वो छोटी छोटी खुशियाँ जिन्हें वो सब परिवार की तरह जीते थे, इन सब के बारे में बात करना बंद कर दिया। नेहा के साथ बिताया गया समय उनके लिए एक अलग दुनिया बन गया और अमित और काव्या की जिंदगी एक अलग। दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। अमित देख सकता था कि बच्चे नेहा से धीरे धीरे दूर हो रहे थे, भले ही वो और ज्यादा कोशिश कर रही थी। ज्यादा तोहफे, ज्यादा वादे, लेकिन कम मौजूदगी के साथ। नेहा अब भी लोगों को अपनी कहानी का अपना वर्जन सुनाती है कि अमित ने बच्चों को उसके खिलाफ कर दिया, कि काव्या ने उसका परिवार छीन लिया। वो कभी वो हिस्सा नहीं बताती थी जहां उसने खुद जाने का फैसला किया था और फिर उस फैसले के नतीजों को झेल नहीं पाई थी। समय बीतता गया, साल निकल गए। आज आरव और परी मिडिल स्कूल में हैं। वे ज्यादातर अमित और काव्या के साथ रहते हैं। हर दूसरे वीकेंड अपनी माँ से मिलते हैं जब उसे प्लान याद रहता है। वे अच्छे बच्चे हैं, जो कुछ उन्होंने देखा झेला उसके बावजूद। लेकिन वे नेहा के उतने करीब नहीं हैं जितना वो चाहती है। नेहा आज भी सोशल मीडिया पर खुद को एक समर्पित माँ बताती है। आज भी हर किसी से अपनी जिंदगी की नाइंसाफी की कहानी कहती है। आज भी ये मानती है कि उससे कुछ छीना गया है, न कि ये कि उसने खुद उसे छोड़ा था। सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि वो चली गई। लोग रोज शादियां छोड़ते हैं, कभी कभी ये सही फैसला भी होता है। सबसे डरावनी बात यह है कि उसे आज भी समझ नहीं आया कि प्यार और परिवार ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें आप दूसरे ऑप्शन देखने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ दें। आप उन्हें छोड़कर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि जब आप लौटें तो सब कुछ वहीं का वहीं मिलेगा। नेहा जैसे लोग अपनी बाकी जिंदगी उस नुकसान को लेकर कड़वाहट में बिताते हैं जो उन्होंने खुद किया था, और उस एक इंसान को छोड़कर बाकी सबको दोष देते हैं जिसने सच में दूर जाने का फैसला किया था। और रही बात अमित की, तो अमित ने सीख लिया है कि प्यार शोर में नहीं होता, वो मौजूदगी में होता है। हर दिन, बिना इंस्टाग्राम फिल्टर के, बिना दिखावे के। और यही फर्क है एक जिंदगी छोड़ने और एक जिंदगी निभाने में।